to LearnKaro classes. I am Riddhi, your commerce educator, and हम आज पढ़ने वाले हैं assertion and reasoning of the chapter issue of shares. So issue of shares में जितने भी assertion and reasoning most important हो सकते थे वो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं. टॉप 10 आपके AR क्वेश्चन आज के लेक्चर में करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी डिले. सो हमारे पास सबसे पहला assertion आता है that a share is a fractional part of share capital and forms the basis of ownership interest in the company. कहते हैं कि शेयर जो है एक फ्रैक्शन है, दैट मींस कि एक पार्ट है पूरे कंपनी के टोटल कैपिटल का. ठीक है जी, जो प्रोवाइड करता है ओनरशिप, जो प्रोवाइड करता है ओनरशिप, जिसके भी हाथ में शेयर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर्स बन जाते हैं. बिल्कुल क्लियर बात है एंड वेरी ट्रू बात है. दैट मींस कि यहाँ पर ट्रुथ है, दैट मींस कि assertion इज ट्रू. देन रीजन कहता है शेयर रेफर टू द यूनिट्स into which the total share capital of company is divided. कि शेयर वो यूनिट्स हैं जिनको डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है शेयर. शेयर कैपिटल को डिवाइड किया जाता है, दैट आर नोन एज शेयर्स. तो ये बात तो ट्रू है. दिस स्टेटमेंट अगर हम बात करें रीजन की तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू, बिल्कुल ट्रू है. ट्रू तो है, बट ऊपर हमें यहाँ पर पूछा गया कि ओनरशिप जो है, शेयर्स ओनरशिप देते हैं, वो कैसे देते हैं. तो यहाँ पर रीजन ये होना चाहिए था कि ओनरशिप क्यों देते हैं, कैसे देते हैं. कि जो भी शेयर होल्डर बन जाता है, जिसके पास भी शेयर्स चले जाते हैं, उसके बाद वो ओनर्स बन जाते हैं कंपनी के. तो यहाँ पर रीजन जो है वो एक्यूरेट नहीं दिया गया. दैट मीन्स कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एक्यूरेट फॉर द assertion. So here your answer will be B. ठीक है ना, ये बातें हमें समझ आ चुकी है कि जब हमारे assertion और reason true होंगे then A will be the answer, and when both the statements are true but they are not accurate for each other then B will be the answer. and अगर ऐसा हो जाता है कि assertion true है, reason false है, तो C will be the answer. and अगर assertion is false and reason is true then D will be your correct answer. clear हुआ assertion and reason कैसे करना है. मतलब कि अगर एक स्टेटमेंट पूरा कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाना, ए और बी को देखने की नीड ही नहीं है. ठीक है, लेट्स कम टू योर क्वेश्चन नंबर 2 which says that the equity shareholders are paid dividend on the shares held by them. कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है. कहाँ, कौन सा डिविडेंड मिलता है, ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम. जितने भी उनके पास शेयर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है. यस, बिल्कुल ट्रू है, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि उनको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है. दैट मींस कि assertion जो है यहाँ पर ट्रू रही. देन लेट्स कम टू द रीजन. रीजन कहता है as the equity shareholders are the owners and dividend from their earning. अब यहाँ पर कहा गया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं, तो उनकी अर्निंग का जो रीजन है, जो उनकी अर्निंग एक है, वो अर्निंग क्या है, दैट इज डिविडेंड. तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बातें करी गई. assertion में हमें बताया गया कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड, और डिविडेंड का रीजन बनाया गया कि डिविडेंड क्यों मिलता है, कि डिविडेंड इज ओनली एंड ओनली अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पर दोनों बातें एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक्यूरेट हैं. देन योर करेक्ट आंसर बिकम्स ए, which is that both the assertion and reason are correct and reason is the correct explanation for assertion. Clear हुआ इतना. Let's come to question number 3 which says that preference shareholders are given a fixed rate of dividend. Preference shareholders को एक फिक्स रेट मिलता है डिविडेंड का. ये बात ट्रू है, बट आगे ध्यान से सुनना क्या कहा. इवन इफ द कंपनी अर्न्स नो प्रॉफिट. कह रहे कि अगर प्रॉफिट नहीं भी होता तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता. जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तभी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है, चाहे वो प्रेफरेंस हो और इक्विटी हो. तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है assertion ही गलत हो जाता है. दैट मीन्स कि assertion ट्रू नहीं है. ठीक है, देन लेट्स कम टू रीजन. रीजन कहता है द प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड एट फिक्स्ड अमाउंट or an amount calculated at the fixed rate which may either be free or subject to income tax. कहने की प्रेफरेंस शेयर जो है उनको एक प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है कि जब भी प्रॉफिट अर्न होगा तो उनको फिक्स रेट पे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट किया जाएगा. दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. बस यहाँ पर क्या हुआ, दैट assertion जो है कंप्लीटली रॉन्ग हो गया.
एंड रीजन जो है कंप्लीटली ट्रू हो जाता है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका डी ऑप्शन which says that assertion is false and your reason is correct. क्लियर हुआ इतना? Let's come to question number 4. ठीक है, अब देखो 4 में assertion आती है authorized share capital is not issued to the public at once. अब देखो ऑथोराइज कैपिटल जो टोटल कैपिटल होती है कंपनी की, नॉमिनल कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखवाई जाती है कि हम पूरी जिंदगी कंपनी जब तक चलेगी तब तक इतनी कैपिटल को यूज करने वाले हैं, वो ऑथोराइज कैपिटल होती है. अब यहाँ पर कहा गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज नॉट इशूड टू पब्लिक एट वंस. अब हम पूरी ऑथोराइज कैपिटल को एक साथ तो इशू नहीं कर सकते, तो ये बात तो ट्रू है कि सारी पब्लिक को इशू नहीं होती एक साथ. ठीक है, so assertion is true. Then reason कहता है companies do not exhaust their authorized capital in the beginning but only a part of authorized capital is issued. बिल्कुल सही बात है कि कंपनी एक साथ अपनी पूरी कैपिटल को खत्म क्यों करेगी, तो धीरे धीरे पार्ट्स में कंपनी अपनी कैपिटल को यूज करती है फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. ठीक है जी. रेस्ट ऑफ द authorized capital is raised by the company in a phased manner depending on the need for the funds. अब जो भी कैपिटल कंपनी ने एक बार इशू करवा ली मार्केट से, इशूड कैपिटल बन गई वो, बट रिमेनिंग कंपनी जब जब इशू करेगी जब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी. बिल्कुल ट्रू बात है और बिल्कुल यही ऑथोराइज कैपिटल को पार्ट्स में इशू करने का रीजन है. तो असर्शन और रीजन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. दैट मींस योर करेक्ट आंसर बिकम्स ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर हुआ इतना? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी will be shown in the balance sheet only. कि जितना भी कंपनी का SPR का अमाउंट होगा उसको आपको बैलेंस शीट में शो करना है. बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही जाता है SPR का अमाउंट. इतने कंसेप्ट्स अब हमें आ चुके हैं, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रीजन आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज द कैपिटल रिसिप्ट. अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है. बिल्कुल ट्रू बात है, दोनों बातें बिल्कुल ट्रू है. अब यहाँ पर इसलिए बताएगा कि बैलेंस शीट में हम डायरेक्टली एसपीआर को क्यों लेकर जाते हैं. एसपीआर को डायरेक्टली बैलेंस शीट में इसीलिए लेके जाते हैं क्योंकि द एसपीआर जो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है. ठीक है, क्लियर हुआ? दैट मींस करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए होगा कि बोथ आर करेक्ट. ठीक है जी. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6 which says the security premium amount can be used to issue partially paid up bonus shares. अब मैंने 6 पॉइंट्स बताए थे ऐसे आपकी कंसेप्चुअल वीडियो में जिसमें लिखा था मैंने और साथ साथ बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फॉर श्योर एग्जाम में आने वाला है. तो वो क्या था कि आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को कहाँ पर यूज कर सकते हो. तो उसमें पहला पॉइंट लिखा था वी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, फुल्ली पेड अप, फुल्ली की जगह पार्शियली लिख दिया. तो अब पार्शियली मुझे बता देना कि क्या पार्शियली के लिए यूज कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते. बिल्कुल भी फुल्ली पेड अप होते बोनस शेयर्स तभी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज करते. अब यहाँ पर यूज नहीं हो सकता. दैट मीन्स assertion is incorrect. Let's come to your reason. According to section 52 subsection 2 of the Companies Act 2013, the amount of SPR can be used only for some specific purposes. ये बात बिल्कुल सही है कि SPR के अमाउंट को हम कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं. क्लियर हुआ इतना? यहाँ पर assertion जो है completely wrong हो जाता है and reason जो है वो true हो जाता है. That means correct answer कौन सा होगा? Your D will be the correct answer. ठीक है? Let's come to your question number 7 which says that the Tara Limited gave shares worth 1,50,000 to vendor from whom they bought a machinery. अब Tara Limited ने इतने शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, और शेयर्स के रिटर्न में उन्होंने परचेज कर लिया एक मशीनरी. ठीक है, कोई भी इसमें रॉन्ग बात नहीं है, कोई भी गलत काम नहीं करा. ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, हमने एंट्रीज पढ़ी हैं वेंडर वाली. ठीक है ना? अब देखो रीजन में हमें बताएगा द कंपनी कैन इशू शेयर्स as against the payment to the vendors. कह रहे हैं कि क्या
कंपनी वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए शेयर्स का इशू कर सकती है? यस, बिल्कुल कर सकती है। एंड अबव असर्शन में भी यही बात हुई थी कि कंपनी ने मशीनरी परचेज करी और वेंडर को इन रिटर्न शेयर्स दे दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है एंड उसी सही बात का रीजन हमें बताया गया इन द सेकंड स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा बनता है? योर करेक्ट आंसर विल बी, सबको आ चुका है आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स कम टू योर क्वेश्चन नंबर 8 which says that Govind Limited invited applications for issuing 20 lakh equity shares। अब मार्केट में इन्होंने 20 लाख इक्विटी शेयर्स के एप्लीकेशन इनवाइट कर दी कि आप खरीद सकते हो। देन द पब्लिक अप्लाइड फॉर 17 लाख 10,000 शेयर्स। अब इनविटेशन कितने का है? लोगों ने एक्सेप्ट कितना किया? फॉर 17 लाख 10,000। द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी अलॉट नहीं कर सकती शेयर्स को। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जब तक 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं आता तब तक कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। 20 लाख के इन्होंने मार्केट में पब्लिक को इनवाइट किया तो 18 लाख यानी कि 20 लाख का 90% आना चाहिए था। तो यहाँ पर आया 17 लाख 10,000। तो इसीलिए कंपनी जो है मार्केट में शेयर्स अभी अलॉट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या होगा? रीजन जो है बिल्कुल ट्रू हो जाएगा कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल ट्रू बात कर दी कि अगर इतना कम आया है तो ऐसी सिचुएशन में अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। देन असर्शन के बाद यहाँ पर आता है आपका, ये है आपका असर्शन एंड दिस इज द रीजन। ठीक है जी, असर्शन एंड यहाँ पर आ जाएगा रीजन। ठीक है, सो रीजन में आता है हमारे पास द एप्लीकेशन कैन ओनली बी प्रोसेस्ड इफ द कंपनी रिसीव्स 12.5% सब्सक्रिप्शन। अभी मैंने बताया कि 90% सब्सक्रिप्शन पर अलॉट होता है। दैट मीन्स कि रीजन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है एंड योर करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा? दैट assertion is true but reason is incorrect। क्लियर हुआ इतना? Let's come to your question number 9 जो कहता है every company is required to have its own seal। अब कंपनी का एक ओन सील होता है। ठीक है, कंपनी का एक ओन सील होता है, कॉमन सील होता है, जो उसका एक आप स्टैम्प कह सकते हो या फिर एक लोगो कह सकते हो, जो कंपनी की पहचान होती है। ठीक है, एक कंपनी की पहचान को कहा जाता है कंपनी सील। ठीक है, बिल्कुल ट्रू बात है, कोई इसमें रॉन्ग, कुछ भी कहीं से भी रॉन्ग नहीं है। देन रीजन कहता है द कंपनी being an artificial person cannot assign its name by itself and thus its seal acts as the official signature of the company। कहते हैं कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन तो है, आर्टिफिशियल है, तभी पर्सन के साथ आर्टिफिशियल क्यों लगाया? क्योंकि वो एक ह्यूमन वाली सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकता, टोटल एक्टिविटीज तो नहीं कर सकता कंपनी। तो इसीलिए कहा गया कि कंपनी जो है अपने बिहाफ पे सिग्नेचर नहीं कर सकती, तो इसीलिए एक कॉमन सील बनाया जाता है कंपनी का। बिल्कुल ट्रू बात है। अब कंपनी की अगर आपकी पहचान की बात की जाए तो आपने सिग्नेचर कर दी तो हाँ, हम मान लेंगे कि बिल्कुल इन्होंने ही ये चीज को ऑथराइज किया होगा। बट कंपनी की कोई ऑथराइजेशन लेनी होगी, कंपनी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है तो कंपनी को एक स्टैंप लगाना पड़ता है, कंपनी को अपना लोगो लगाना पड़ता है, कंपनी को अपनी एक्सेप्टेंस शो करने के लिए एक सील का यूज करना पड़ता है। सो यहाँ पर बिल्कुल सही रीजन और सही असर्शन की बातें हो रही है। सो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है ए। क्लियर हुआ इतना? लेट्स कम टू योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसमें हमारे पास आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर refers to cancellation or termination of membership of a shareholder by taking away the shares right of membership। कहते हैं कि फॉरफीचर का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। टर्मिनेशन का मतलब है खत्म हो जाना एंड कैंसिल हो जाना मेंबरशिप का एज अ शेयर होल्डर, कि कल से आप शेयर होल्डर नहीं होगे, आपके शेयर्स को कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करा। ठीक है, फॉरफीचर का मतलब बिल्कुल सही बताया गया यहाँ पर। एंड रीजन में बताया गया हमें फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। कह रहे हैं कि फॉरफिटेड शेयर्स जो है आप रीइश्यू डिस्काउंट पे कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है कि हम रीइश्यू जो है पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। बट जब असर्शन में आपने बोला, असर्शन में आपने क्या बोला? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रेफर्स टू कैंसिलेशन। ठीक है, आपने हमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब बताया। तो यहाँ पर रीजन भी वही दे देना, रीजन में नहीं नई बात स्टार्ट कर दी क्या कि फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट पार। ठीक है, आपकी बात ट्रू है, बट वो असर्शन के साथ नहीं मिल रही। तो अब हम कौन सा करेक्ट आंसर करके आएंगे ऐसी सिचुएशन में?
हम करके आने वाले हैं डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुए assertion एंड रीजनिंग के क्वेश्चन? ओके जी, सो कोई भी प्रॉब्लम्स रह जाती है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड लास्टली आपका आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर, उससे पहले LearnKaro ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं वर्धनिया के बेस्ट नोट्स एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, एंड आपका आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर आपके पार्टनरशिप के जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, टर्म 1 में उनकी असर्शन और रीजनिंग की वीडियोस जो हैं अपलोड हो चुकी हैं, तो गो एंड चेक दोज वीडियोस ताकि आपको क्लियर हो जाए कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है जी, ओके, आज का वीडियो एंड होता है यहाँ पर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।